प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जिंद, हरियाणा से। फिलहाल ये वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं और इनके पतिदेव भी आईएएस अधिकारी हैं। जानेंगे इनकी कुंडली के सभी पक्षों को। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। ये चैनल कुंडली विश्लेषण विथ पंडित नकुल पाराशर है। जो मेरा मेन चैनल है नकुल पाराशर ज्योतिष लक्ष्य का, वो उस पर ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम बनाए जाते हैं। और एक चैनल है जिस पे सिर्फ राशिफल डाला जाता है, वो है राशिफल विथ नकुल पाराशर। और अगर मेरा साइट आप देखना चाहते हैं, जो सोशल साइट होता है ना, तो वो है panditnakulparashar.in। बरसात के मौसम में ये जो ज्योतिषी लक्ष्य संस्था है, ये जो मैंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराया है, या जो ये लोगो आप देख रहे हैं, ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इस ज्योतिषी लक्ष्य के द्वारा, मतलब ये जो है, पिछले वर्ष बरसात के मौसम में 1500 वृक्ष लगाए गए थे। इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ करने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों के जो कुंडली विश्लेषण का पैसा आता है, वो सब इसी तरह के कार्य में जाता है। मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों की व्यवस्था में, वेद विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो वेद और संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद गौशाला में, और नित्य प्रतिदिन के ठाकुर जी की पूजा में ब्राह्मणों को दिया जाता है। जन्म होता है जातिका का कार्तिक माह में। ऐसे लोग थोड़े से कभी कभी जिद्दी होते हैं। इस वजह से उनकी प्रायः अधिकारियों से या अपने से बड़े वर्ग के कर्मचारियों से ठनती बनती रहती है। दक्षिणायन में शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाता है और पापग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। इस स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत स्वास्थ्य और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। हेमंत ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं, उनमें एक अलग तरीके की विद्वता देखी जाती है जो किसी का भी मन मोह ले। उनके शारीरिक बनावट से वैचारिक स्थितियों का कोई मेल कई बार नहीं होता। शनिवार को जन्मे लोगों में थोड़े बहुत, ऐसे ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसके लिए शनिदेव वार के जो अधिपति हैं, वो चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में बुध के साथ बैठे हैं। बुध कौन है? इस कुंडली के पापक ग्रह। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब दो ग्रह बनते हैं, एक शनि चतुर्थ और तृतीय के अधिपति, और एक बुधदेव जो अष्टम और एकादशवें के अधिपति होकर के पापी भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ स्थान में इनकी मूल त्रिकोण राशि बनने के बावजूद शनि की गौण राशि को तृतीय भाव में ऋषभ भाव और निष्ठ भावों में बैठ जाने या बन जाने के कारण, चतुर्थ स्थान के बावजूद तृतीय स्थान में उनकी राशि बनने के बावजूद उन्हें उनका दोष लगता है। इस वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, सूर्य जो दशम स्थान के स्वामी हैं, देव गुरु बृहस्पति जो धन और पंचम के स्वामी हैं, और साक्षात मंगलदेव जो लग्नेश होकर के षष्ठेश होते हैं। ये चार ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये चार ग्रह इस कुंडली के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। वार के अधिपति शनिदेव हैं, जिनमें जन्मा जातक थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होता है, या आलसी, या कई बार सांवले कद का होता है। सांवले प्रवृत्ति जो है वो रंग का होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में जरा ध्यान से देखिए, ये जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, गुरु यहाँ पे तुला राशि में, यहाँ भी तुला राशि में, और यहाँ भी तुला राशि में। देव गुरु बृहस्पति अगर तुला राशि में जाते हैं या बैठते हैं, तो व्यक्ति व्यापारिक विचारों वाला होता है। फिर वो किसी भी स्थिति के लिए अपने लाभ और हानि को समग्र रूप से विश्लेषण करने वाला, और उस विश्लेषण के उपरांत जो निर्णय मिले और शुद्ध निर्णय मिले जिसमें उसका नुकसान न हो, उसका पालन करने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति अगर तुला राशि में हैं और चंद्रमा अगर पापग्रह बने हैं, तो ये नेचर और भी ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है, और व्यक्ति के सरकारी क्षेत्र को भी व्यापारिक दृष्टिकोण देता है, जिससे व्यक्ति कभी भी अपनी नौकरी पर आंच नहीं आने देना चाहता है
और न तो ऐसा कोई काम करता है जिससे उसके नौकरी पे आँच आए। वो नौकरी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव और उसको लेकर के काफ़ी सजग होने के साथ साथ उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालने वाला भी होता है। पर इसके अतिरिक्त वो धर्म, अर्थ, शास्त्र, इन सभी विषयों पे अपनी पूरी पकड़ रखने की पूरी कोशिश भी करता है। चंद्रमा जब पापग्रह होंगे तो कई बार व्यक्ति के पास धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, चूंकि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा नीच की राशि में बैठे हैं, लेकिन उनका नीच भंग मंगल की दृष्टि के कारण और मंगल के दशम स्थान में दिग्बली होने के कारण मिल जाता है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए मंगल जो लग्नेश और षष्ठेश होते हैं, यही जातिका को नौकरी दिए हैं। इस पे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था और उसमें ये बात कही थी कि जब जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी नवम भाव या दशम स्थान से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी पदों पर विभूषित होता है। मंगल देखिए अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति सूर्य 12वें नीच के, चंद्रमा नीच के, ये दो ग्रह नीच के हैं, पर फिर भी नौकरी क्यों मिली? ये मंगल के कारण व्यक्ति को नौकरी मिलती है। और जरा ध्यान से देखेंगे तो दशमांशा चक्र में बुध और चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं, यहाँ पे जो गुरु बैठे हैं, राहु की राशि, गुरु की राशि में राहु बैठे हैं, गुरु छठवें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं। वहाँ पे गुरु जो अगर लग्न में नहीं बैठे होते षष्ठेश होकर के तो नौकरी में दिक्कत होती। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी एकादशेश होकर के सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु और शनि की दृष्टि नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में गुरु जो है वो लग्न को देख रहे हैं, लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। शनि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, तीसरे में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। बुध और चंद्रमा जैसे दो ग्रह आपको सहूलियत दे रहे हैं और आपका राह आसान कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि नौकरी में जो कोई भी परेशानी आएगी वो बुध और चंद्रमा की दशा में सफल, शांत और सुलझती हुई दिखाई देगी। तो इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो ये बनी है कि जन्म कुंडली में व्यक्ति का छठवां भाव और लग्नेश बलवान बैठे हैं। पंचांग जो बना है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति का जन्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों को अधिकतर वात और पित्त से संबंधित परेशानी होती देखी जाती है। पेट कमजोर होता है या कई बार उनको पेट से संबंधित परेशानी देखने को मिल जाती है। ऐसे लोगों को चिरचीटे की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन 108 बार या अपने मन में निरंतर करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो इस कुंडली के लिए मंगल का रत्न मूंगा और एक रत्न और भी जो बन सकता है इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज, ये दोनों ही व्यक्ति आजीवन धारण कर सकता है। इस कुंडली में इतनी सारी बातें प्रमुखतया रह गई। मैंने कहा चिरचीटा की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना है और ब्राह्मणों को दान आवश्यक रूप से अमावस्या के दिन करना है, आसपास के ब्राह्मणों को या जो कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। इसके साथ साथ शोभन योग, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण और ब्राह्मण वर्ण होने के कारण व्यक्ति परिस्थिति वसात दुनिया में और दुनिया की चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, पर वस्तुतः वो बड़ा ही माइंडसेट में पूर्णतया सिद्ध और शुद्ध मानसिकता का अंतःकरण का आदमी है। व्यक्ति अंतःकरण का शुद्ध है क्योंकि ब्राह्मण वर्ण का है, जहाँ व्यक्ति के जीवन में सात्विकता बड़ी सरलता से देखने को मिल जाती है, जहाँ व्यक्ति किसी भी तरीके से गलत चीज़ों के प्रति किसी भी प्रकार से समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं अपनाता है और समझौता नहीं करना चाहता है। क्लियर है? तो ये इनकी कुंडली का पंचांग है। पंचांग में जो सबसे अच्छी बात बनी है कि ब्राह्मण वर्ण बना है, शोभन योग बना है, चंद्रमा पापक हैं, पर फिर भी वो लग्न में बैठे हैं। लग्न में चंद्रमा उतने दोषयुक्त नहीं होंगे। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि लग्न के चंद्रमा, द्वितीय के चंद्रमा, तृतीय के चंद्रमा, चतुर्थ के चंद्रमा, पंचम के, इन 5 भावों में अगर चंद्रमा बैठे हों और पक्ष के बल से अगर कमजोर भी हों, जैसे कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं लेकिन पक्ष के बल से कमजोर तो हैं लेकिन लग्न में बैठे हैं, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक ही राशि बन गई। लग्नेश लग्न को देख लेता है, चंद्रमा पे उनकी दृष्टि पड़ जाती है। तो सिद्धांत तो यही कहता है कि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हों उस राशि का अधिपति या तो केंद्र में या तो त्रिकोण में बैठा हो या तो फिर वो चंद्रमा को देख रहा हो। तो प्रत्येक ग्रह जहाँ बैठता है उनसे किसी न किसी एक भाव को देखता है। मैं अब वृश्चिक राशि पे ही आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाऊं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है। हिरण्याक्ष धरती मैया को उठा करके रसातल में ले गया, समुद्र में
लेके चला गया। फिर भगवान का, और ये बात वाराह कल्प की है, तो फिर भगवान का वाराह अवतार होता है और वो हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मैया को ला करके उसको अपनी धूरी पर स्थापित कर देते हैं। धरती मैया जब ये भगवान की ये लीला देखती हैं तो उनको उनसे प्रेम हो जाता है और हृदय में भगवान के प्रति उनके मन में जो भाव पैदा होता है, चूंकि परमपिता तो सब जानते हैं, तो वो इस भाव को समझ जाते हैं। फिर वो कई वर्षों तक पृथ्वी मैया के साथ निवास करते हैं। इसी बीच में पृथ्वी मैया गर्भवती होती हैं और उन्हीं के गर्भ से ये मंगल जैसे ग्रह का प्रादुर्भाव होता है। तो ये मंगल कौन है? इसी वजह से इन्हें मंगल देव को भूदैव कहा गया है। जो 8 प्रकार के दैव हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये दैव हैं। पिता के दैव, माता के दैव, भूदैव हैं मंगल। वास्तु के मंगल देव देवता हैं। तो इसी वजह से चूंकि ये भूमि से उत्पन्न हैं, भूमि के पुत्र हैं, इस वजह से इन्हें भेषज भी कहा गया है ना। और ये भूसुत हैं, भूमि के पुत्र हैं, और इनके जो नाना नानी हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं, क्योंकि धरती मैया सूर्य और चंद्रमा से प्रकट हुई हैं। तो सूर्य और चंद्रमा धरती मैया के माता पिता हो गए, मंगल उनके पुत्र हो गए, मतलब भूमि पृथ्वी मैया के। इसी वजह से मंगल देव में नाना और नानी के भी गुण विद्यमान हैं। रक्त वर्ण जो है वो मंगल के अंतर्गत वो सूर्य भगवान से ही आया है। और जो कभी कभी इनमें शीतलता देखने को मिली है, आप जरा ध्यान से देखें तो हमारे ग्रंथकार ने मंगल देव का जब निरीक्षण किया तो उसमें उन्होंने पाया कि मंगल देव पे शायद भूमि है और पानी है। विज्ञान भी इसी बात का पता लगा रहा है, और जो पता विज्ञान आज लगा रहा है, हमारे पूर्व के आचार्य विशेषज्ञों ने अपने बांस की नली से ही ये बात समझ लिया था। वेदों में भी मंगल देव की बड़ी बात आई है। वेदों में भी मंगल देव के बारे में विचार किया गया है और उनके भी आख्यान आते हैं। तो उसमें भी भूदैव इनको बताया गया है, और उसमें ये बात कही गई कि मंगल देव को पृथ्वी से उत्पन्न माना गया है। सूर्य और चंद्रमा के गुण इनमें विद्यमान हैं और इन पे जीवन संभव है, क्योंकि इनके पास चंद्रमा का जल और सूर्य की गर्मी है। तो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की गर्माहट, ये दोनों मंगल देव पे है। तो विज्ञान आज अभी पता लगा रहा है, और करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वज इस बात का पता लगा चुके हैं। बात समझ में आ रही? इन्हें भारद्वाज भी कहा गया है, मंगल देव को भारद्वाज भी कहा गया है, और दरअसल जो नाम आया है भारद्वाज वो मंगल देव से ही आया है। अब बताइए, भारद्वाज ऋषि हुए। तो कहने का अर्थ क्या था कि यहां ये जो इतनी स्थितियां मंगल देव पे बनी वो यही हैं। और दरअसल जो लोग मंगल से प्रभावित होते हैं, जैसे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, ये 2 राशि के स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त जितने ग्रह हैं वो 2-2 भावों के स्वामी होते हैं। और बड़ी गहरी बात है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो मंगल देव वृश्चिक राशि को गौण राशि मानते हैं और मेष राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। जन्म कुंडली के 10वें स्थान में मंगल देव कर्क राशि में भी बैठ करके प्रसन्न होते हैं। 3रे और 6वें भाव के मंगल देव कारक होते हैं। जन्म कुंडली के 8वें भाव में वो नपुंसक, कमजोर, खराब या बीमार हो जाते हैं, जबकि जन्म कुंडली के 6वें स्थान में वो हर्षित बली हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि जन्म कुंडली के 3रे और 6वें भाव में अगर मंगलदेव किसी जातक की कुंडली में अकेले बैठेंगे तो वो भाव का नाश कर देते हैं, मतलब वहां से फिर उसका परिणाम कमजोर आने लगता है। 10वें स्थान में अकेले मंगलदेव जब बैठ जाते हैं तो उस मंगलदेव के अंतर्गत भाव में प्राबल्यता की कमजोरी आने लगती है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, मंगलदेव 10वें स्थान में अकेले उतने लाभकारी नहीं होते जितना कि कोई ग्रह उनके साथ बैठा हो।
तो मंगल देव को दशम स्थान में अकेले बैठने का खतरा कई बार जातक या जातिका को ये उठाना पड़ता है कि वो अपने कारोबार को लेकर के या बिजनेस को लेकर के या अपने नौकरी को लेकर के अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के थोड़ी बहुत संशयात्मक प्रवृत्ति में चला जाता है, या कई बार उसके बॉस के साथ, उसके कलीग वगैरह के साथ उसके खटपिट होने या खट्टे मीठे संबंधों को देखने की स्थिति बन जाती है। तो मैंने जो बात कही वो ये मंगल के कारण, और इतनी सारी बातें मंगल देव के कारण। मंगल देव बहुत ज्यादा ऊंचे कद के नहीं होते, पर ये झट से बात समझ जाते हैं तुरंत कि दिमाग में किसके क्या चल रहा है। कानूनबाज होते हैं ये लोग, थोड़े स्वार्थी भी होते हैं और थोड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। ये अपने भाई की प्रगति को भी देख करके कई बार जलने वाली स्थिति में चले जाते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, इसमें मंगल से प्रभावित होने का प्रभाव है। इसे आप अपने आप को दोषी नहीं मान सकते कि नहीं मैं जलने का भाव है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न का एक प्रभाव होता है, या मंगल वालों का। अब ऐसा ये जलने का भाव ऐसा क्यों हो सकता है? कंपटीशन के माहौल के कारण। वो सेनापति बनना चाहता है, कई बार वो राजा भी बन जाता है। तो ये जो मंगल देव है वो इतना सारा गुण जातक के जीवन को स्थिरता, गंभीरता, नाटा कद, चंचल प्रवृत्ति, बहुत जल्दी शातिर, कानून को समझना, लाल बत्ती इनकी गाड़ी पे लगी रहे लेकिन लाल बत्ती पे रुके नहीं। स्वयं लाल बत्ती स्वीकार करते हैं पर इनकी गाड़ी लाल बत्ती पे रुकती नहीं है। ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं, थीसिस लिखते हैं, है ना। कैरेक्टर कैसा है वो लिखते हैं, वो डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें कौन सा रोल करना है, ये बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा, साइन करते हैं काम को, रिपोर्ट तैयार करवाते हैं लोगों से और उसे सबमिट करते हैं। खुद रिपोर्ट तैयार करना इनके बस के बाहर नहीं होता, पर ये बाद में करते हैं। जब किसी से कोई काम नहीं संभलता है तब इन्हें उस काम पर भेजा जाता है। ये सब मंगल वाले ही होते हैं। भूमि विभाग हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, दूरसंचार विभाग हो जाए, वन विभाग हो जाए, जल विभाग हो जाए, शिक्षा विभाग हो जाए, ऐसा कौन सा विभाग है जो मंगल वाले संभाल नहीं सकते? एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी बढ़िया हो गए, सूर्य भी बढ़िया हो गए, देवगुरु बृहस्पति भी बढ़िया हो गए। देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा मंगल सब सारे बढ़िया। हाँ, कमजोरी कहाँ? बुध और शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह जो एक प्रवृत्ति वाले होते हैं। बुध जो होते हैं वो बाल्यावस्था के होते हैं, शुक्र जो होते हैं वो राजसिक अवस्था के होते हैं, राजसिक गुणों वाले होते हैं, शनिदेव जो होते हैं वो तामसिक होते हैं। तो ये जो प्रभाव आता है ये इस जातक में, तो आप जरा सामान्यतया ध्यान से समझेंगे तो जो वृश्चिक लग्न है उसमें देवगुरु बृहस्पति आते हैं जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, सात्विक गुणों वाले होते हैं। मंगल देव राजसिक होते हैं और सूर्यदेव भी सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, चंद्रमा भी सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। तो सारे सात्विक प्रवृत्ति वाले ग्रहों का प्रभाव इस लग्न पे मिल जाता है। तो जो मैकेनिज्म तैयार करना होता है ये वृश्चिक लग्न वाले बहुत अच्छे, और सफलता के एक पैमाने और भी ज्यादा किस बात पे सिद्ध हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति सफल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। तो राशि और लग्न अब एक ही बन गई। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, इसके अधिपति मंगल देव हैं, कहाँ बैठे हैं? दशम स्थान में। तो लग्न का अधिपति जब दशम में बैठेगा तो व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाएगा। लग्न के अधिपति मंगल दशम स्थान में, द्वितीय के अधिपति गुरु एकादशवें के बाद 12वें भाव में तुला राशि में, तृतीय और चतुर्थ के अधिपति शनिदेव कहाँ बैठे? एकादशवें स्थान में कन्या राशि में। पंचम स्थान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी होते हैं, 12वें बैठे हैं। मेष राशि के अधिपति मंगल होते हैं, दशम में बैठे हैं, नौकरी दे रहे हैं। सप्तम स्थान के अधिपति शुक्र होते हैं, वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? धन भाव में बैठे हैं। अष्टम स्थान के अधिपति बुध होते हैं, कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। नवम स्थान के अधिपति चंद्रमा होते हैं, कर्क राशि के, कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। ये अच्छी बात होती है, भाग्यशाली और धार्मिक बनाते हैं। दशम स्थान के अधिपति सूर्य बनते हैं, यहाँ पे इनको बैठना चाहिए था, बैठे हैं कहाँ? 12वें भाव में तुला राशि में। एकादशवें स्थान के अधिपति कन्या राशि वर्गो बुध बनते हैं, बुध यहीं बैठे हैं। शनि और बुध मित्र होते हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। ग्रहों की युति के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये चर प्रकृति की राशि बनी है, ये चलायमान है, मतलब ये दोनों ग्रह यहाँ पे उतने ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं करेंगे जितना बुध और शनि द्विस्वाभाविक राशि में बैठ करके करेंगे। क्योंकि सिद्धांत यही कहता है कि जब ग्रह द्विस्वाभाविक राशि में बैठेगा तो यहाँ भी दो ग्रह बैठे हैं, यहाँ भी दो ग्रह बैठे हैं, तो भाई किसका फल ज्यादा मिलेगा या कौन ग्रह ज्यादा बलवान है? तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जब ग्रह द्विस्वाभाविक राशि में बैठेगा, 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। देखिए 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8,
ये जो राशियां हैं ये चर प्रकृति की राशियां होती हैं। उसके बाद 2, 5, 8, 11 ये स्थिर प्रकृति की राशियां हैं। 2, 5, 8, 11, 1, 4, 7, 10, 10 चर प्रकृति की राशि है, 8 नहीं। 1, 4, 7, 10 ये चर प्रकृति की राशि है। केंद्र में जो राशि बनी है 2, 5, 8, 11 ये स्थिर प्रकृति की राशि है। तो यहाँ पे जो ग्रह बने हैं वो द्विस्वाभाविक राशि में बने हैं, चर और स्थिर दोनों में। तो यहाँ पे ये ग्रह बुध और शनि अच्छा परिणाम करेंगे, ज्यादा बढ़िया परिणाम करेंगे और मजबूत परिणाम करेंगे। अब यहाँ पे दो बात और भी लागू होगी कि अगर ये बुरा परिणाम भी करेंगे तो 100% इंटेंसिटी के साथ करेंगे, और अगर ये अच्छे परिणाम करेंगे तो उतने अच्छे नहीं करेंगे, ये थोड़े कम इंटेंसिटी के साथ परिणाम करेंगे। क्योंकि सिद्धांत ये भी कहता है कि गुरु और सूर्य जैसे ग्रहों का 12वें भाव में होना, बुध और सूर्य और गुरु जैसे ग्रह का 12वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी कुंडली के लिए। पर हाँ, निश्चित रूप से अगर किसी जातिका की कुंडली है और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली हो, अगर शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। अब कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूं। लग्न में तो मैंने स्थितियां बता रखी हैं। नवमांश कुंडली में यहां जो 12वें भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझेंगे तो नवमांश कुंडली का लग्नेश कौन बना? लग्नेश बनता है एक शुभ ग्रह, और वो लग्नेश जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? सप्तम में। सप्तम का अधिपति कहाँ? अपने से 4 घर आगे नीच के बैठे। पर यहाँ भी सिंह राशि में, मित्र की राशि में थे, यहाँ भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा है और यहाँ भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा है। किसके साथ? तो शनि और राहु के साथ। अब यहाँ पे जो एक बात बड़ी अद्भुत आ जाएगी कि यहाँ जो जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी थे वो यहाँ के लग्नेश बन गए, और यहाँ जो जन्म कुंडली के लग्नेश थे वो यहाँ के कौन बन गए? सप्तमेश बन गए। सप्तम भाव के स्वामी बन गए ना मंगल। तो इसका अर्थ क्या निकला कि 12वां और 7वां, यहाँ का 12वां और यहाँ का 6वां, ये दोनों अब केंद्र में बन गए और चर प्रकृति की राशि नवमांश में बन गई। इसका अर्थ होगा कि पति जो होगा वो एक जगह पे स्थिर रहने वाला नहीं होगा, वो घूम करके काम करने वाला। दूसरा, यहाँ पे शनि और मंगल का जो प्रभाव है राहु के साथ, उनको कई बार ऐसे ही किसी क्षेत्र से काम करते हुए देखा जा सकता है। शनि और मंगल का प्रभाव जो दशम स्थान में होगा तो ये भी जातक और जातिका को, चाहे जिसकी भी कुंडली में हो, उसके पति को सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से लाभ कमाते हुए देखा जाता है, या कई बार उनको थोड़ा समझौता करने वाला या थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाला बना देते हैं। इसके साथ साथ लग्न में जो यहाँ गुरु बैठे हैं और जो यहाँ शुक्र बैठे हैं, चतुर्थ स्थान पे जो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, वो दोनों मतलब पति और पत्नी को कई बार ऐसी स्थिति आएगी जहाँ शनि और मंगल राहु केतु के कारण अपने दाम्पत्य में दूरी देखने को मिलती है, या कई बार अपने कारोबार या काम के कारण, कार्य क्षेत्र के कारण एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, और ये रहता है। लग्न में जो अगर गुरु यहाँ नहीं बैठे होते तो वो एक कमजोर पक्ष इस कुंडली का हो जाता। लेकिन शुक्र लग्न में बैठे हों, शुक्र लग्न को देख रहे हों, गुरु लग्न में बैठे हों, गुरु लग्न को देख रहे हों, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि हो, तो विवाह दाम्पत्य में कोई कमजोरी नहीं होती। विवाह दाम्पत्य का बड़ा बढ़िया होता है। अनुभवी पति और पत्नी दोनों होते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन दोनों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पति जो होता है वो निश्चित रूप से समस्या को समझने की शक्ति ज़्यादा रखने वाला, अपने हिसाब से मेहनत करके काम को सिद्ध करने वाला भी होता है। यहाँ पे एक बात और भी होगी, दशमांशा नवमांशा चक्र के तृतीय भाव में जो यहाँ चंद्रमा की राशि बनी है, वो ये बात बताती है कि संबंधों को लेकर के जो दृष्टिकोण है, जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है, जो प्रवृत्ति है, जो एक सकारात्मक भाव है, वो ज़्यादा है। और ख़ास करके जब तीसरे भाव के चंद्रमा हो जाते हैं तो संबंधों में और भी ज़्यादा ऊंचाइयां मिलती हैं, और व्यक्ति उस विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव भी रखता है। मंगल और गुरु का संबंध यहाँ भी बन रहा है, और कम से कम मंगल का संबंध दशम स्थान से यहाँ बनने के कारण ये एक बहुत ही मजबूत स्थिति कही जा सकती है। नवांश कुंडली के 11वें भाव में बुध बैठ करके जन्म कुंडली के 5वें भाव पे देख रहे हैं, जहाँ पहले से ही सूर्य लाभेश होकर के बैठ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जा करके धन भाव में बैठे, और 5वें भाव के स्वामी 12 में चले गए। 11वें भाव की स्थिति 11वें भाव में बनी है, मित्र के साथ, मित्र की राशि में अपने स्वग्रही ग्रह बैठा है।
यहाँ पर भी जो पंचम भाव की स्थिति बन रही है, एकादशवें भाव की स्थिति बन रही है, ये एकादशवां भाव है। बुध यहाँ भी बैठे हैं, बुध यहाँ भी बैठे हैं, मंगल यहाँ भी बैठे हैं, मंगल यहाँ भी बैठे हैं। यहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठा है, यहाँ भी एक शुभ ग्रह बैठा है। यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, यहाँ पे द्वितीय स्थान में एक शुभ ग्रह की राशि में बैठा है। तो जब द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या द्वितीय भाव का स्वामी जब दशम स्थान से संबंध बना लेता हो, यह सिद्धांत याद रखिएगा बहुत ध्यान से। द्वितीय भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे पर द्वितीय भाव में शुक्र का या शुभ ग्रह बैठा हो और यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा हो, तो व्यक्ति के पास हमेशा ही काम होता है और वो सदैव काम में रहने वाला होता है। वो प्रोफेशनल बिहेवियर करने वाला होता है और परिवार को बैलेंस करता है। कुटुंब के साथ मैत्री, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, इन लोगों के साथ उसके संबंधों को ऊंचाइयां देते उसे देखा जाता है। और इतना ही नहीं, वो शौकीन भी होता है, अपने फैशन को समझने वाला, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर सामान्यतः उसे फैशन की और ट्रेंड्स की थोड़ी बहुत समझ रहती है। नवमांश चक्र में अगर शुक्र यहाँ नहीं बैठे होते और अगर लग्न यहाँ गुरु नहीं बैठे होते, अगर ये दोनों ग्रह को हम हटा देते हैं, तो ये शनि मंगल राहु केतु का जो प्रभाव है वो इस दाम्पत्य को तोड़ने का महान कार्य कर देता और महान निकृष्ट कार्य कर देता। अगर जो ये दाम्पत्य टिका हुआ है तो ये गुरु और शुक्र के कारण टिका हुआ है। और दूसरा, पंचम भाव पे बुध की स्थिति, एकादशवें भाव में बुध वर्गोत्तम और मंगल दशम स्थान में वर्गोत्तम हो रहे हैं। दो ग्रह वर्गोत्तम होने से व्यक्ति राजा के सदृश कार्य करने वाला होता है और राजसिक सुखों को भोगने वाला भी होता है। वही बात अगर दशमांशा चक्र में करते हैं तो यहाँ भी तुला राशि बनी है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं, यहाँ भी गुरु तुला के, यहाँ भी गुरु तुला के, यहाँ भी गुरु तुला के, यानी कि मंगल, बुध और गुरु इस कुंडली के वर्गोत्तम 3 ग्रह हो गए। तो राजा के जैसा नहीं, राजा के जैसा से बढ़ गया, अब वो राजा के निकट पहुंच गया और ऐसा ही उसका जीवन होता है। क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह के बारे में आचार्य वराह मिहिर ने बड़ी प्रशंसा की है और उनकी स्थिति जो वो मेंटेन कर लेते हैं उसके प्रतिफल के बारे में बड़ी ही श्रेष्ठ परिणाम की बात बताई है। तो यहाँ पे गुरु भी वर्गोत्तम हो गए, यहाँ बुध और चंद्रमा बैठे हैं, जो इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक बात हो सकती है। यहाँ चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति होकर के बैठे हैं और बुध यहाँ भाग्येश होकर के बैठे हैं। यहाँ भाग्य भाव का स्वामी लग्न में, ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा है। यहाँ भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। ये अत्यंत विलक्षण बात है। यहाँ पे दशम और नवम इन दोनों का संबंध है। दशमांशा चक्र में केंद्र और त्रिकोण दो भावों के स्वामी चंद्रमा और बुध एक साथ सुख स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान पे गुरु की दृष्टि, नवम स्थान पे गुरु की दृष्टि, सप्तम स्थान पे गुरु की दृष्टि। सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल बनता है वो देखिए, मंगल अपने मित्र की राशि में साहसिक अनुभविक ग्रह शुक्र के साथ लग्नेश और सप्तमेश का एक साथ बैठना शनि के साथ, जो इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। तुला लग्न की कुंडली के लिए, इस कुंडली के लिए योग कारक कौन होंगे? शुक्र और शनि, ये दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं। शुक्र और शनि की युति और बुध और चंद्रमा की युति, ये इतना बढ़िया नवांश दशमांशा बनेगा कि इसकी प्रशंसा शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं कि ये कितना प्रशंसित करने वाला पात्र बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर आप इसको समझेंगे ना, तो यहाँ जो बुध और चंद्रमा बैठे हैं केंद्र त्रिकोण के स्वामी, गुरु केंद्र में बैठ करके लग्न पंचम और सप्तम आदि भावों पे जो देख रहे हैं, सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव पे, ये बहुत ही उत्कृष्ट सफलता का योग। और इसके ही कारण यहाँ पे अगर सूर्य को देखें तो कमजोर गुरु भी 12 में, तो इतना बल जातक के पास या जातिका के पास आया कैसे? तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि दशमांशा चक्र में जो ग्रह बैठे हैं वो जातक के करियर को आईएएस अधिकारी बनाने की योग्यता और क्षमता दे देते हैं। सिर्फ लग्न कुंडली अगर सिद्ध होती तो यहाँ पे बात कुंडली में उतनी अच्छी खास नहीं है, लेकिन नवांशा और दशमांशा चक्र में एक से अधिक 2 से 3 ग्रह वर्गोत्तम होने के कारण इस कुंडली को उत्कृष्ट सफलता देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये बात मैंने आप लोगों से इतनी बताई। तो इस कुंडली को आप जब बहुत नज़दीक से एकदम निकट जाकर के देखते हैं तो लग्न कुंडली उतनी मजबूत नहीं सिद्ध हो रही है, जबकि दशमांशा चक्र इतना मजबूत बना है। अब लग्न कुंडली क्यों कमजोर महसूस हो रही है? क्योंकि 12वें में सूर्य बैठे गुरु के साथ। लेकिन इस कुंडली को बल कहां से मिला? क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे दो ग्रह बैठे हैं जो दोनों परम मित्र हैं। और बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो इस भाव पे केतु की भी दृष्टि जा रही है। तो ये शुभ भाव की राशि बनी या शुभ ग्रह की राशि बनी।
एकादशवां भाव ज्यादा बलवान है। इस वजह से व्यक्ति के मनोनुकूल परिणाम देने के लिए एकादशवां भाव उत्तरदायी होता है। उसने अपना काम किया है। इस वजह से मैंने पूर्व में कहा था कि यहाँ पे जो दोनों ग्रह बैठे हैं, दो दो ग्रह के साथ ये दोनों भाव बैठे हैं, इसमें बलवान कौन भाव है? एकादशवां भाव बली है। अगर ये गुरु और सूर्य लग्न में आ जाते तो जिस परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण जातिका को किसी ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ी, वो आवश्यकता भी नहीं पड़ती अगर लग्न में गुरु और सूर्य आ जाते तो जो आत्मविश्वास में कभी कभी कमजोरी आती है, वो क्यों आती है? ये नीच के चंद्रमा, नीच के सूर्य और ऊपर से इस चंद्रमा के ऊपर राहु की और मंगल की और शनि की दृष्टि के कारण। बहुत ध्यान से देखें तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है चौथी, शनि की तीसरी दृष्टि है चंद्रमा पे, राहु की दृष्टि है। तो चंद्रमा जो है वो पापक। अब जरा चंद्रमा को पक्ष का बल बिल्कुल नहीं, किसी शुभ ग्रह का बल बिल्कुल नहीं, पापक ग्रह की स्थिति पूरी की पूरी। चंद्रमा पे मंगल, शनि, राहु सब देख लिए, और तो और इस चंद्रमा के 12वें सूर्य बैठ गए। ये और भी ज्यादा व्यक्ति को ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी चाटुकारिता करें, आप उसकी चापलूसी करें, पर वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि गुरु गुरु और गुरु व्यक्ति का सत्य निष्ठ होना उसको किसी भी समझौते से और समझौता करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो ये प्रवृत्ति हो गई ना जातक की। परिस्थिति बनेगी हमेशा, लेकिन व्यक्ति करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके गुरु प्रबल हैं, वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाता है। नीच का ही ग्रह है, वर्गोत्तम है तो बली है। एक बात ध्यान से समझें, इस कुंडली में जो स्थिति बनी उसमें छठवें भाव के स्वामी कहाँ बैठे? दशम स्थान में। तो छठवें भाव, अगर हम मंगल को लग्नेश मानना छोड़ देते हैं 2 सेकंड के लिए, तो छठवें भाव के स्वामी दशम में बैठे और चतुर्थ को देखे, और इसी चतुर्थ भाव पे गुरु की भी दृष्टि है। तो यहां पे गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ गई, और इस भाव के अधिपति कहां बैठ गए? जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी के साथ एकादशवें में, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि एकादशवें में बैठ गए। तो व्यक्ति का जो मानसिक सुख है, मानसिक जो कंसंट्रेशन है, उसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी हो गई। क्योंकि चतुर्थ स्थान पे जब गुरु और मंगल की दृष्टि एक साथ पड़ेगी तो व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्मता से अन्वेषण करके किसी भी बात का तर्क निकालता है और उसको फिर ग्रह करता है। वो आसानी से किसी बात पे स्वीकार नहीं करता जब तक पूरे तरीके से अपना तर्क बल बुद्धि ना लगा ले। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसको ये गुरु और सूर्य नुकसान करेंगे। हमें सावधान कब कब रहना चाहिए? जब सूर्य में गुरु का अंतर हो, जब सूर्य में केतु और राहु का अंतर हो। दशा अभी सूर्य की ही चल रही है। तो ये केतु जब आएंगे 2026 के अप्रैल से 2026 के अगस्त तक। बाकी वैसे सूर्य और शुक्र का तो कोई प्रभाव नुकसान वाला नहीं रहेगा, सूर्य और बुध का भी नुकसान वाला नहीं रहेगा। तो मतलब जब कभी भी सूर्य की महादशा में केतु का अंतर हो, राहु का अंतर हो या शनि का अंतर हो, या जब कभी भी चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर हो, चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर हो, इसी चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर हो, इसी चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर हो, तब हमें इन ग्रहों की महादशाओं और अंतरदशा में सावधान रहना होगा। उसी स्थिति में जब मंगल की महादशा में शनि का अंतर, या मंगल की महादशा में राहु का अंतर, या मंगल की महादशा में केतु का अंतर आए, तब हमें सावधान रहना चाहिए। नौकरी को लेकर के, पिता माता के स्वास्थ्य को लेकर के, कुटुंब को लेकर के, भाइयों को लेकर के, अपने यात्रा को लेकर के सावधान रहना होगा। उसी राहु की महादशा में, मान लीजिए मंगल के बाद राहु आएंगे, तो उसी राहु की महादशा में जब मंगल का अंतर हो, उसी राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर हो, उसी राहु की महादशा में जब शुक्र का अंतर हो, उसी राहु की महादशा में ये सब ग्रहों का अंतर जब कभी भी आए, तब व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम उसी बात की पुष्टि नवांश में और दशमांशा में करते हैं तो यहाँ गुरु, बुध, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि की जो स्थिति बनी है, उसके आधार पर कुंडली में बहुत ज्यादा विशेष परेशानी नहीं बनेगी। क्योंकि बुध और चंद्रमा जैसे दो ग्रह आपके 1000 से अधिक दोषों का शमन कर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझें। तो तुला लग्न की कुंडली दशमांशा चक्र में बनती है। इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह कौन होंगे? बुध बनेंगे और शुक्र और शनि। तो शनि पंचम भाव को देख लिए, लाभ का अधिपति लाभ को देख लिया, पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम को देख लिए,
जन्म कुंडली के नौकरी भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए, ये साहस बल पराक्रम धैर्य धारण करना देते हैं। छठवें नवम भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ गए, चंद्रमा दशम में से होकर के बैठ गए। तो ये जो स्थिति बनी है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बना देती है और उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी समस्या का अंत व्यक्ति के पास स्वतः चल करके आ जाता है। अब एक बात और भी है, मैंने पूर्व में एक बात कही थी कि मंगलदेव जब अकेले हो जाते हैं दशम स्थान में तो कई बार वो कारोबार से संबंधित समस्या देते हैं। यहां भी अकेले बैठे हैं। यहां पे जो मंगलदेव बैठे हैं वो दशम स्थान में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग गुरु कर रहे हैं। पर एक बात और भी है कि ये मंगल घर्षण में है, मंगल शनि और राहु के संपर्क में है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में भवन का सुख, भूमि का सुख और अपने भवन भूमि वाहन का सुख उसके पास रहते हुए भी नहीं मिलता या दूर जाकर के रहना पड़ता है। सरकारी संपत्ति का सुख वो जितना चाहे भोग सकता है, लेकिन अपने भवन के सुख में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण यह भी होगा कि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे है तो ये भी कई बार व्यक्ति को घर से दूर लेके जाते हैं या घर पे रहने की नौबत बड़ी कम आती है। माता को लंबी आयु, पिता को एक अच्छा सा व्यापार, अच्छा सा व्यवहार, अच्छा सा पद, अच्छी सी सामाजिक स्थिति, ये सब लग्न कुंडली और नवमांश दशमांशा कुंडली से पता चल रही है। अब ग्रहों से ग्रहों का संबंध बताते हैं। चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र जातक के बुद्धि को अनुभवी बनाते हैं, वाणी को अनुभवी बनाते हैं और शिक्षा को मजबूत बनाते हैं। उसी चंद्रमा से तीसरे घर के केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, धर्म, पुराण, अर्थ, दर्शन, ये सब समझना। उसी चंद्रमा से नवम भाव के राहु व्यक्ति के कम्युनिकेशन को कमजोर भी करते हैं और कई बार व्यक्ति वक्त पड़ने पे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसी चंद्रमा से दशम स्थान के मंगल व्यक्ति को सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा और सामाजिकता देते हैं। उसी चंद्रमा से एकादशवें घर में शनि व्यक्ति को मानसिक संताप देते हैं, कष्ट देते हैं और कई बार संतति से दूरी भी बनाते हैं। उसी चंद्रमा से एकादशवें घर में बुध व्यक्ति के निर्णय को मजबूत करते हैं अपनी दशा काल में। और उसी चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य ठीक नहीं होते, ये व्यक्ति को कई बार समझौता करना पड़ता है, उनकी दशाओं में कई बार कष्ट होता है, मानसिक प्रभाव में कमजोरी होती है। और उसी चंद्रमा से 12वें घर में गुरु व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल और अपने मन का करने वाला बना देते हैं। जब हम एक एक ग्रहों का विभिन्न भावों से संबंध बनाते हैं तो ध्यान से देखें तो लग्न का अधिपति दशम में, ये स्वभाव में व्यक्ति को स्वाभिमान जोड़ेगा। द्वितीय का अधिपति 12 में, धन बचाने में दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि द्वितीय भाव में शुक्र बैठे इस वजह से धन व्यक्ति के पास रहेगा। तृतीय और चतुर्थ के अधिपति एकादशवें में माता से सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचम के अधिपति 12वें में व्यक्ति की संतति से दूरी और कई बार संतति जो होती है वो चरित्रवान तो होती है पर व्यक्ति का फिर भी मैच नहीं होता। वहां पे शनि और बुध के कारण संतति ज्यादा टेक्निकली या टेक्नोलॉजी या कई बार तार्किक हो जाए या दूर रहने वाली हो जाए। छठवें भाव के स्वामी होकर के दशम में ये पिता को भी नौकरी देते हैं, जातिका को भी नौकरी देते हैं। सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में व्यक्ति के दाम्पत्य में दूरी रहती है, एक साथ रहना कई बार मुश्किल होता है। अष्टम स्थान के अधिपति एकादशवें में व्यक्ति को आरंभ में नौकरी मेहनत करके उसने प्राप्त की है, कोई ऐसे चापलूसी करके नहीं प्राप्त की है। नवम भाव के स्वामी लग्न में भाग्यशाली और धार्मिक बना देते हैं। दशम स्थान के अधिपति 12वें नौकरी में कभी कभी मतभेद देते हैं और एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में इच्छा की पूर्ति कराते हैं। और सबसे मजबूत भाव आपकी कुंडली का एकादशवां ही बना है। यहाँ पे इस जन्म कुंडली का चौथा भाव मजबूत बना है, यहाँ पे इस कुंडली का लग्न भाव मजबूत बना है। अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं होती तो ये कुंडली कमजोर हो जाती, विवाह को कमजोर कर देती। अब एक एक ग्रहों को देखते हैं कि वो कहाँ पे कैसे कैसे बैठे हैं, अपनी दशा काल में वो ग्रह कैसा परिणाम करेगा। अब एक एक ग्रहों को समझते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, लग्न कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति बनी है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, 19 अंश 57 कला। नवांश कुंडली में वो जो ग्रह बैठा है वो धनु राशि में जा रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। दशमांशा चक्र में वो मकर राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में पहले तो धन देंगे, विचार में गंभीरता देंगे, वो आता रहेगा, उसके लिए कोई अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो आएंगे और अपना परिणाम देना शुरू। तो चंद्रमा विचारों में गंभीरता, धन देंगे, मानसिक शांति भी देंगे अपनी दशा काल में। इसी के साथ साथ वो कारोबार को और स्मूथ करेंगे और कई बार ऐसे जगह पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे आप बड़े ही निश्चिंत होकर के काम करेंगे, ये चंद्रमा करेंगे। सूर्य तुला राशि में 14 अंश के स्वाति नक्षत्र में, थोड़ा घर्षण रहेगा स्वाति नक्षत्र के कारण।
नमांश कुंडली में वही सूर्य बैठे हैं कुंभ राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति होगी यहाँ पे सूर्य की। सूर्य की दशा में व्यक्ति यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, रिकॉग्निशन, इसके अतिरिक्त बुद्धिमानी, तर्क बल, चरित्रमान होने का गुण और साथ ही साथ सोचे हुए काम को पूर्ति में ले जाना, ये सूर्य अपनी दशा काल में सब धीरे धीरे करा रहे हैं और ये होगा। सूर्य का काम होता है थोड़ा इरिटेशन देना, तो व्यक्ति थोड़ा मन से किचपिच करता रहता है और वह जैसे दशा समाप्त होगी चंद्रमा की दशा में सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 12 अंश 13 कला के, मघा नक्षत्र के, दिग्बली हैं। नौमांश कुंडली में आश्लेषा में नीच राशि में बैठे हैं। मंगल की दशा में कई बार थोड़े व्ययात्मक स्थितियों को देखते बन रहा है, हालांकि दशमांशा चक्र में जो उनकी स्थिति बन रही है उसमें वो अनुभव के साथ आपको काम दे रहे हैं। और कई बार मंगल की दशा में हमें थोड़ी बहुत सावधानी अपने स्वास्थ्य की, अपने पिता की, और कई बार हमारी सामाजिक छवि धूमिल ना हो, हम ट्रांसफर गलत जगह पे हमारा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। और उस समय हमें अपने जो है वो बॉस के साथ अपने संबंधों को ठीक रखना होगा, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ संबंध ठीक रखना होगा। पर उसी मंगल की दशा में प्रमोशन के योग भी बनेंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में 25 अंश पे। नौमांश कुंडली में वो ग्रह सिंह राशि में जा रहा है, दशमांशा चक्र में मकर राशि में। बुध की दशा में भाग्य का सुख मिलेगा, बुध की दशा में सोचे हुए काम बनेंगे और उसी बुध की दशा में व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा सा धन व्यय करेगा सुविधाओं पे, साधन पे। बुध की अंतरदशा में व्यक्ति का धन व्यय होगा। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में 0 अंश पे व्यय संतुलित कर रहे हैं। हर जगह वो तुला राशि में बैठ करके आपके अंदर श्रेष्ठता, गति को समझने की स्थिति, धर्म को समझने की स्थिति, दान पुण्य, पूजा पाठ, चरित्र का निर्माण, ये सब गुरु कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आपके व्यय को संतुलित किया है, उन्होंने आपके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा मजबूत और भारी कदम का बनाया है, एक स्थिर मानसिकता का बनाया है और चरित्रमान भी बनाया है। वही शुक्रदेव जन्म कुंडली में धनु राशि में 0 अंश पे बैठे हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं। नौमांश चक्र में वो धनु राशि में जा रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में यश, प्रतिष्ठा, पद, प्रमोशन, लाभ, पैतृक संपत्ति, कुटुंब का सुख, संतान की प्राप्ति और समस्त सांसारिक सुखों का भोग व्यक्ति प्राप्त करता है। शनि कन्या राशि में 22 अंश हस्त नक्षत्र, नवांश कुंडली में कर्क राशि में, दशमांशा चक्र में धनु राशि में जा रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा में लाभ, अकर्मण्यता थोड़ी सी, थोड़ा सा एकाकीपन, थोड़ा सा अकेले रहना, थोड़ा सा मानसिक भ्रम और थोड़ा आलस्य, ये सब शनि की दशा काल में देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, परिणाम कमजोर मिले, जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ मतभेद हो और कई बार व्यक्ति चीखता चिल्लाता रहता है, ये सब भी देखने को मिलता है। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठे हैं, उनको लेकर के कोई भ्रम मत पालिएगा, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, वो आपके पक्ष में ही निर्णय करते दिख रहे हैं। दरअसल जिस राशि में राहु बैठे उस राशि का अधिपति देखिए लग्न में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है। इस वजह से राहु को ये बल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, उनको और भी ज्यादा बलवान बनाया जा सकता था परमात्मा के द्वारा 2 शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण, लेकिन वो नहीं हो सकता, पर हम उसे कर भी नहीं सकते। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा, रंग गेरुआ लाल। धर्म की सुरक्षा सदैव रहे, सदैव रहे, सदैव रहे। हमेशा हमें कोशिश ठाकुर जी के नियमों को पालित करने की करनी चाहिए। दुनिया भर के संबंधों को निभाने और उन्हें बनाने के लिए कई बार हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर जाते हैं, जबकि ऐसा आपके लोक को तो बना देता है पर परलोक को बिगाड़ देता है। यहाँ से जाने के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप आईएएस थे या आईएएस अधिकारी थे, वो कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही सिक्का चलता है और वो सिक्का है धर्म और सत्य का। चाहे नौकरी जाए चाहे नौकरी रहे, हमेशा अपने सिद्धांतों पे खरा उतरे, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए धर्म निमित्त कार्य करते रहें। दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, ब्राह्मणों का आवागमन, उनकी सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, तब देश की सुरक्षा, ये स्वतः होते रहते हैं और व्यक्ति इसी के लिए वस्तुतः बना हुआ है। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं, मंगल का रत्न माणिक धारण, पन्ना भी, मूंगा धारण कर सकते हैं और माणिक भी धारण कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा तो इस कुंडली के लिए पुखराज और माणिक और मूंगा, ये 3 रत्न बने हुए हैं, जो इच्छा हो धारण कर सकते हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। राशियां जिनसे आप शत्रुता ना करें, मेष, सिंह और धनु। मैत्री करिए मीन और कर्क वालों से। बच के रहना है
हमें कई बार सूर्य के कारण भी बच के रहना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा। आदित्याय नमः का जप, ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। नक्षत्र जिसमें काम करना चाहिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करिए, अनुराधा में कोई काम करिए, उत्तराषाढ़ा में करिए, हस्त में करिए, पुनर्वसु में करिए, उत्तराषाढ़ा में करिए और अश्विनी नक्षत्र में करिए। श्रवण नक्षत्र में कोई भी यात्रा करनी हो, इन सभी नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। क्लियर है? दशाओं के क्रम में अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के रहें। आपकी कुंडली के सारे ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, ये सब ग्रह आपके पक्ष में हैं और आपसे हमेशा काम लेने वाले ग्रह बन रहे हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में शुक्र के कारण, मानसिक शांति शुक्र के कारण, चरित्र का निर्माण मंगल, गुरु और सूर्य के कारण, सामाजिकता सूर्य और शनि के कारण बन रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।